प्रीपोजिशन। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू द अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। यानी प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को या बाकी के शब्दों को आपस में कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस। वो पीपल, ऑब्जेक्ट, टाइम और लोकेशन को कनेक्ट करते हैं। सम एग्जांपल्स कैन बी लाइक दिस: द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स, they have gone out of the town, he started working at 10 a.m., the company called meeting on 25th of October, there is a holiday in December, he has been ill since Monday. So now we see, इसमें हम पोजीशन बता रहे हैं कि कोई चीज कहाँ पर है, कब से है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देखते हैं, जैसे हम प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पर है, वो बॉक्स के अंदर है। दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन, वो कहाँ चले गए हैं, वो टाउन के बाहर चले गए हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, उसने 10 बजे से काम करना स्टार्ट किया। कब किया? 10 बजे से। द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25th ऑफ अक्टूबर, कंपनी ने मीटिंग बुलाई, और कब बुलाई? 25th अक्टूबर को। हम यहाँ पर एक रिलेशन देख रहे हैं कि प्रेजेंट और बॉक्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो इनसाइड का है, यानी कि वो अंदर है। और दे और टाउन के बीच में क्या है? ऑफ का है। वर्क ही और वर्क, यानी वर्क और टाइम में कितना है, वो एट का है रिलेशन। हॉलीडे कब है? वो दिसंबर में है। सो हेयर वी सी द रिलेशन और ज्वाइनिंग थिंग्स। नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट हेयर वी विल टॉक अबाउट प्रपोजिशन ऑफ टाइम। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम की। द प्रपोजिशन ऑफ टाइम discusses a specific time period such as a date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time something takes place. यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम की, जो कैलेंडर का टाइम हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी हो सकता है। और वीक का डे भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ भी बता चुके हैं, वो भी हो सकता है। और कोई समय भी हो सकता है, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, या इसी के साथ साथ कितने बजे, कब, आगे पीछे, ये समय भी दिया जा सकता है। कितने बजे से कितने बजे तक, कितने बजे के बीच में, कब तक, उस समय, उसी दौरान। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और इंग्लिश में उनके लिए एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, विद इन, बाय, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, व्हाइल, और भी बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। For examples in the sentences can be like these: I was born on July 4th, 1982. मेरा जन्म 1982 को 4 जुलाई को हुआ था। So now we see here, जब फिक्स डेट दी गई होती है, जैसे जुलाई 4th, जून 26, अप्रैल 14th, तो ये एक फिक्स डेट है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिलेट कर रहा है। Here we have to use on here जब डेट दी गई है। इसी के साथ साथ यदि ईयर की बात करें तो वो इन का प्रयोग किया जाएगा। यदि समय में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे का प्रयोग होगा, तब वहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। नाउ यू जस्ट सी द एग्जांपल्स, यू आर गिवन 10 seconds time
पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो टाइम को डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे जानते हैं कि इनका प्रयोग स्पेसिफिकली कुछ शब्दों का कहां पर किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे शब्द है इन। इनका प्रयोग होगा ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, सेंचुरीज के लिए और टाइम ऑफ द डे के लिए। ईयर जैसे 1982, 1990, 1950, 2012, 2018, 2020। उसी बीच में यदि कुछ एक्शन हो रहा है, उनका रिलेशन शो कर रहा है एक नाउन का दूसरे नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से या अदर वर्ड से, तब हम वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। इनका मतलब उसके अंदर यानी उस समय में। इट इज ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। जनवरी में हमेशा कोल्ड होती है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर। ईस्टर स्प्रिंग में हर साल आता है। उसके बाद आई फर्स्ट मेट जॉन इन 1987। जॉन से पहले मैं 1987 में मिला था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन द 20th सेंचुरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20th सेंचुरी में हुआ था। तो इनका अर्थ होता है में। वी एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि सुबह को करते हैं। आफ्टर दैट एट का प्रयोग कहाँ पर होता है? एट का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे कि फैमिलीज ऑफन आर्ग्यू एट क्रिसमस टाइम। फैमिली क्रिसमस के समय पर आर्ग्यू करती है। आई वर्क फास्टर एट नाइट। मैं रात को ज्यादा तेजी से काम करता हूँ। हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM। उसकी शिफ्ट 7 बजे खत्म हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं या फिर हम केवल एक उस समय का नाम लिख सकते हैं, समय के बारे में कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर और आफ्टर का प्रयोग कहाँ होता है? बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। बिफोर एक्सप्लेन करता है एक ऐसे एक्शन को, ऐसे समय को व्हेन समथिंग हैज हैपेंड और हैपन्स और विल हैपन, कि कुछ हो गया है या होता है या होगा, बट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू अनदर थिंग, लेकिन दूसरी चीज के संबंध में। दो इसमें एक्शन दिए जा सकते हैं। बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस बार आई यूज्ड टू गो टू स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस बार को डिस्कवर करने से पहले मैं घर के बाद सीधा काम के बाद सीधा घर चला जाता था। तो यहाँ पर हम दो एक्शन देखते हैं, बिफोर और आफ्टर वाले हैं। आफ्टर का यदि हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए आगे हम बताते हैं कैसे प्रयोग होगा। आफ्टर के सेंटेंसेस में जहां पर केवल आफ्टर का प्रयोग होगा, वहां पर दो पार्ट हो जाते हैं सेंटेंस के, एक आफ्टर वाला और एक उससे बिफोर वाला। जैसे हम सेंटेंस देखना चाहें तो बिफोर में दे हैव गॉन बिफोर आई अराइव्ड देयर। तो जब बिफोर का प्रयोग होगा तो पहले वाला सेंटेंस यानी कि वो पहले हो चुका है वर्क, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बिफोर के आगे वाला जो सेंटेंस का फ्रेज है या क्लाउज है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट यदि आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो हम पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं आफ्टर और बिफोर के। वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM। हम 3 बजे से पहले नहीं जाएंगे। डेविड कम्स बिफोर ब्रायन इन द लाइन बट आफ्टर लुइस। डेविड ब्रायन के पहले लाइन में आता है लेकिन लुइस के बाद में। आई वेंट टू मीट हिम आफ्टर कंप्लीटिंग माई ऑफिस वर्क। मैं अपना ऑफिस वर्क खत्म करने के बाद मैं उससे मिलने गया। यू विल लीव द ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। इस मंथ के एंड में आप ऑफिस छोड़ देंगे, से पहले ऑफिस छोड़ देंगे। तो बिफोर मतलब पहले होना है। दे हैड गॉन फॉर आई अराइव्ड। वो मेरे जाने से पहले, मेरे आने
थे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अंटिल एंड थ्रू आउट। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, अबाउट का मतलब होता है लगभग, अराउंड का मतलब आसपास, अंटिल का मतलब उससे पहले नहीं, एंड थ्रू आउट का मतलब पूरे समय के लिए, यार जैसे हम बोलते हैं थ्रू आउट द ईयर, साल भर। एग्जाम्पल्स कैन बी लाइक दिस, द कॉन्सर्ट विल बी स्टेज्ड थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे। कॉन्सर्ट मई के पूरे महीने में चलता रहा। आई लर्न हाउ टू स्की ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ड्यूरिंग का प्रयोग होगा उस दौरान, मैंने छुट्टियों के दौरान स्कीइंग सीखी। जैसे आप कह सकते हैं वी स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हमने लॉकडाउन के दौरान क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। ही यूजुअली अराइव्स अराउंड 3 PM। वह लगभग 3 बजे के मुझे He usually arrives around 3 PM। वो लगभग 3 बजे आता है। It was about 6 in the morning when we made it to bed। लगभग 6 बजे थे जब हमने क्या किया, we made it to bed, हम सोने चले। The store is open until midnight। रात के समय से पहले, यानी रात का मतलब यहाँ पे आधी रात का समय से पहले स्टोर खुला रहता है। नेक्स्ट इज वाइल का प्रयोग कब होगा। वाइल का मतलब होता है जब दो एक्शन दिए गए हैं और दोनों ही एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तब कुछ लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं पढ़ा भी रहा था और दूसरे लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे दोनों एक्शन एक साथ में हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक्शन यदि अलग होंगे तब वहां पे डिफरेंट यूज होगा। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी कि इसका अर्थ होता है मौके का फायदा उठाना। जब लोहा गर्म हो तब चोट मारो, यानी कि दोनों एक्शन एक साथ होने चाहिए। फिर है इट वॉज सॉरी आई वॉज डूइंग माई वर्क वाइल यू वर प्लेइंग। मैं अपना काम कर रहा था और जब उस समय आप खेल रहे थे, तो एक खेल रहे थे एक काम कर रहे थे, एक्शन दोनों एक साथ में हो रहे हैं। देन फ्रॉम और टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। फ्रॉम इंडिकेट करता है एक वर्क स्टार्ट होने को और टू उसको एंड होने को। जैसे आई टुक क्लासेस फ्रॉम 2 to 3 PM। मैंने 2 से 3 बजे क्लास ली। या आई वर्क देयर फ्रॉम 2010 to 17। मैं वहां 2010 से 2017 तक रहा। अंटिल और टिल का प्रयोग कब होता है। अंटिल का मतलब होता है उस समय से पहले नहीं, और टिल का प्रयोग होता है उस समय तक। Until indicates and till also indicates a specific or unspecific time event up to a point। For examples, we can say they will not return until Friday। जब तक Friday नहीं होता वो लौट कर नहीं आएंगे। So here we see कि until को negative की तरह प्रयोग करते हैं and till will be used just like as positive sentence or affirmative sentence। So there is a basic difference between the use of till and until। नेक्स्ट इज सिंस। सिंस का प्रयोग तब होता है व्हेन अ वर्क हैज बीन स्टार्टेड एंड द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन एंड द वर्क इज स्टिल इन कॉन्टिन्यूअस पोजीशन। के जब वर्क जहां से स्टार्ट हुआ था वो दिया गया है और इसी के साथ साथ वो अभी तक भी वर्क चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एलेक्स हैज बीन इन द विलेज सिंस संडे। एलेक्स संडे से विलेज में रह रहा है, यानी कि संडे स्टार्ट किया और अभी भी रह रहा है। या हम कह सकते हैं आई हैज बीन स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस सिंस 20th of April। हमने 20 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की, तो हम कह सकते हैं कि 20 अप्रैल से की और अभी तक भी हम कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फोर का एग्जाम्पल कब होता है। फोर यूज कहाँ होगा। फोर इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस तो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट, और फोर इसका अपोजिट है, वो पीरियड ऑफ टाइम को। और सिंस का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे संडे मंडे ट्यूसडे या फिर जनवरी फरवरी दिया हुआ है या फिर 1982 या यानी कि स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। इसी के साथ साथ कुछ टाइम के पीरियड भी होते हैं जैसे चाइल्डहुड, मैनहुड, इस तरह से भी, या एडल्टहुड।
मैनहुड का प्रयोग नहीं कर सकते, एडल्टहुड का हम कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर का प्रयोग हम बता रहे थे, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सभी में हम इसका कर सकते हैं। जैसे ही स्टेड देयर फॉर 4 days, वो यहाँ 4 दिन के लिए रुका, या फिर हम इसको कह सकते हैं 4 दिन से रह रहा था। तो अभी भी हम उसको कह सकते, ही हैज बीन स्टेइंग हेयर या लिविंग हेयर फॉर 4 days, वह यहाँ 4 दिन से रह रहा है, यानी कि वो तब से लेके अब तक रह रहा है। ही विल बी स्टेइंग देयर फॉर 5 months, वो वहां पर 5 महीने तक रहेगा। इसके बाद बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग होता है बिफोर की तरह से। बिफोर मतलब होता है पहले। जैसे यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट्स बाय ट्यूसडे, आपको बाय का मतलब बिफोर, तो आपको क्या है, ट्यूसडे से पहले आपके प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बाय 7 o'clock, आपको 7 बजे से पहले वर्क या प्रोजेक्ट फिनिश करना है। नेक्स्ट काइंड, प्रपोजिशन फॉर एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है एक ऐसा प्रपोजिशन जिसको एजेंट यानी कि पर्सन के लिए प्रयोग किया जाएगा कि कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें विद का, बाय का, ऑन का भी प्रयोग किया जा सकता है। बाय के का स्पेशली पर्सन के लिए होगा, विद का होगा कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए होगा, और ऑन का भी कोई मतलब जैसे पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बाय का हम प्रयोग करना चाहें तो दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर, ये बुक शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे एजेंट है शेक्सपियर। मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिटन बाय सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। दिस टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर, ये टेबल कारपेंटर द्वारा बनाई गई है। और इसी के साथ साथ ये तो हमने एजेंट के एग्जांपल्स बताए हैं। प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट को काउंट करते हैं, और ये बाय और विद से भी प्रयोग होता है, और ऑन का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। बाय का जैसे शी कम्स बाय बस डेली, वो बस के द्वारा रोज आती है। यदि हम विद का प्रयोग करना चाहें तो द हंटर किल्ड द लायन विद द गन, हंटर ने लायन को गन से मार दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कैन बी लाइक दिस, ही वेंट ऑफिस बाय कार, वो कार से ऑफिस गया। देन शी waters the plants with the help of water pipe, वो वाटर पाइप की हेल्प से पौधों को पानी देती है। द ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फ्यूल के लिए हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। द बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। आई ब्रोक द वॉल विद द हैमर, मैंने हैमर से दीवार तोड़ दी, तो विद का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हाथ में लेके प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर विद का प्रयोग होगा। जैसे गन है, पेन, आई राइट विद पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखता हूँ। ओके, नेक्स्ट काइंड, preposition of place and direction. It shows the relation of place between the nouns to the other parts of sentence. Noun और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बीच में रिलेशन शो करने के लिए preposition of place और डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशली प्लेस और डायरेक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हम किसी की पोजीशन बताते हैं या रिलेशन बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पर है, किस तरफ है। जैसे ऑन, एट, इन, बाय, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबव, ओवर, अंडर, बिलो, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं, इसके अलावा भी बहुत शब्द हो सकते हैं जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल we can say in the sentences, he is at home, he came from England, the police broke into the house,
I live across the river. She went through the tunnel. Distribute these toffees. Last one is wrong. वह कहाँ है? घर पर है। वो कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। पुलिस कहाँ गई? घर में चली गई। आई लिव क्रॉस द रिवर, मैं कहाँ रहता हूँ? नदी के पार रहता हूँ। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन बता रहे हैं, उधर साइड में रह रहे हैं। ही वेंट थ्रू द टनल, वो टनल के रास्ते से होकर गुजर गया, चला गया। अब कुछ ऐसे शब्द हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, सॉरी प्लेस एंड डायरेक्शन के, जो जानने जरूरी है। जैसे इन का प्रयोग होता है में, और इन का प्रयोग जब में एक स्थान को बताने के लिए हम कर सकते हैं, यानी कि यदि हिंदी में कहें तो उसका अर्थ है में, किसी चीज के अंदर। जैसे योर शर्ट इज इन द क्लोजेट, आपकी शर्ट क्लोजेट में है, ड्रॉर में है या अलमीरा में है। अब अलमीरा में तो बता दिया, लेकिन ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई कि अलमीरा में कौन सी जगह पर है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन कंप्लीटली नहीं शो की जा सकती है, बट वो उसी का पार्ट है। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कौन से सिटी में है या कौन से टाउन में है ये नहीं है। इसके साथ साथ एट का प्रयोग भी जगह के लिए होता है, और एट का प्रयोग होता है एक पर्टिकुलर जगह और छोटे सिटीज के लिए भी एट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, लेकिन दरवाजे पर एक फिक्स हमने पोजीशन बता दी, वहाँ है। आई एम स्टैंडिंग एट 13/4 जॉर्ज स्ट्रीट, मैं, अब उसने बता दिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। ही इज एट होम, वह है कहाँ है? वह घर पर है। यहाँ एट का प्रयोग होता है पर के लिए। नेक्स्ट इज ऑन, अबव एंड ओवर, तीनों का अर्थ ही ऊपर होता है, लेकिन इन तीनों का अर्थ ऊपर होने के साथ साथ तीनों की मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन ऑन का अर्थ है पर, और ये इंडिकेट करता है जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, और मैंने पेन या बुक रख दी कहाँ पर? टेबल पर। अब बुक और टेबल एक दूसरे को टच करते हुए हैं, एक दूसरे के जस्ट क्या है? टचिंग है। नाउ वी कैन से द बुक इज ऑन द टेबल। अबव का अर्थ भी ऊपर होता है, लेकिन ये ऑन से डिफरेंट है, इसमें टचिंग नहीं होती है, टच नहीं किया होता है एक दूसरे को। और ये फॉर एग्जाम्पल्स वी कैन से द स्काई इज अबव माई हेड, स्काई मेरे सर के ऊपर है। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हेड, स्टार्स आर अबव द स्काई। एंड नेक्स्ट इज ओवर, ओवर का प्रयोग भी अबव की तरह से ही होता है, लेकिन इसमें भी टचिंग नहीं होती है, और इसी के साथ साथ इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ज़्यादा ऊंचाई है। देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, माई फ्लैट इज ओवर दैट शॉप, मेरा फ्लैट उस शॉप के ऊपर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए, हालांकि इसमें टच नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि टच ही रहेगा हमेशा। बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड बाय, ये बिफोर ये हम बता चुके हैं आपको पहले भी। अंडर एंड बिलो, अंडर का अर्थ भी नीचे होता है, बिलो का अर्थ भी नीचे होता है, लेकिन अंडर ओन का अपोजिट है, यानी कि वो किसी चीज के नीचे। जैसे अभी हम बता रहे थे टेबल और बुक का संबंध बता रहे थे, तो बुक टेबल के ऊपर थी, लेकिन हम इसको कहने लगे टेबल बुक के नीचे है। अब इसमें हम देखेंगे कि बुक से टेबल का यहाँ पर भी टच है, तब हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, यानी उसको टच करते हुए है। द कारपेट अंडर माई फीट इज वेरी सॉफ्ट, कारपेट जो मेरे पैर के नीचे है वो बहुत सॉफ्ट है। द बुक इज अंडर माई ग्लासेस, बुक मेरी ग्लास के नीचे है। तो जैसे हमने सी से रख दिए बुक के नीचे, बुक के ऊपर सॉरी,
लेकिन हम कह रहे हैं कि चश्मे के नीचे मेरी पुस्तकें हैं, तो चश्मा ऊपर हो गया है और नीचे वाली चीज को हम अंडर के द्वारा समझा सकते हैं। बिलो का प्रयोग अंडर के थोड़ा सा अपोजिट होता है, यहाँ पर टचिंग नहीं होगी, होगी चीजें वो भी नीचे ही, बट यहाँ पे टच नहीं होगा। आई हैव अ स्कार जस्ट बिलो माई राइट आई, मेरी राइट आई के नीचे एक स्कार है, निशान है। इसी के साथ डू यू सी द लाइन बिलो द पेपर, पेपर के नीचे क्या तुमने लाइन देखी, अब वो वहां पर टच लाइन नहीं है लेकिन नीचे। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे कृपया लिखिए नहीं। व्हाट इज बिलो द टेबल, टेबल के नीचे क्या है, यहाँ पर हम बिलो का अर्थ कह सकते हैं कि नीचे तो है लेकिन वो चीज टच नहीं कर रही है टेबल को। देन टू का प्रयोग वो मोशन के लिए भी हो सकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, जैसे ही वेंट टू द कॉलेज, दे आर गोइंग टू मैक्सिको, वी वॉकड फ्रॉम द फार्म टू द बीच। फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से स्टार्ट होना, और टू का मतलब होता है कहीं पर खत्म होना जर्नी का। जैसे ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ पे जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इंग्लैंड से। वी वॉक फ्रॉम द बीच टू द फार्म, हम फार्म से बीच को, बीच के लिए घूमने गए। ही ड्रॉव हेयर फ्रॉम अटलांटा, वो यहाँ अटलांटा से ड्राइव कर। इनटू का प्रयोग, इनटू मोशन का है, हालांकि अभी इसको हम बाद में बताते हैं। विसाइड है, विसाइड मतलब उसके बराबर में है, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने है, टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ को जाना होता है, अप एंड डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। अब है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट शो की जाती है, यानी कि कहीं से कहीं पर हम जा रहे हैं, कोई एक एक्शन से दूसरा एक्शन हो रहा है या प्लेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन या इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दे डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ये बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर कौन और कोई चीज कैसे मतलब जा रही है। आगे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको बोल्ड भी किया हुआ है। जैसे ही हैज गॉन ऑन वेकेशन टू फ्रांस, वो वेकेशन के लिए वो कहाँ गया है, फ्रांस गया है। यहाँ पे कोई जगह थी और दूसरी जगह वहां पहुंच गया। शी वेंट टू द बाउलिंग एले एवरी फ्राइडे लास्ट समर। आई विल गो टू बेड व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थक जाता हूँ तो बेड चला जाता हूँ। दे विल गो टू द जू इफ दे फिनिश देयर एरेंड्स। क्रॉस का अर्थ होता है एक चीज को कोई साइड में से होकर निकल जाना, वन एक साइड से दूसरी साइड को निकल जाना, क्रॉस करते हुए। जैसे कि माइक ट्रेवल्ड अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल, माइक ने अपनी मोटरसाइकिल से क्या किया, अमेरिका को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, अक्रॉस मतलब होता है क्रॉसिंग करके निकल गया। उसके बाद है रेबेका एंड जूडी आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक, वो देश के क्रॉस यानी कि पार तैर रहे हैं वहां से वहां तक क्रॉस हो गए। थ्रू का मतलब होता है उसके अंदर को निकल के जाना। द बुलेट वैन शॉट वेंट थ्रू द विंडो, बुलेट वैन ने विंडो के से शॉट किया। द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, ट्रेन टनल के अंदर को होकर गुजरती है। अब होता है इनटू, इनटू का मतलब होता है कोई हम बाहर हैं उसके बाद अंदर चले जाए मूवमेंट करते हुए। जेम्स वेंट इनटू द रूम, जेम्स रूम में आ गया, यानी पहले बाहर था फिर रूम में अंदर आया है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, मूवमेंट हुआ। दे आर स्टेयरिंग इनटू द डार्कनेस, अप, ओवर, डाउन, पास्ट और अराउंड, ये डायरेक्शन के लिए है। जैसे कि अप मतलब ऊपर, ओवर मतलब भी ऊपर ही होता है, डाउन मतलब नीचे, पास्ट मतलब पीछे, अराउंड मतलब आसपास। जैक वेंट अप द हिल, जैक हिल पर चला गया यानी ऊपर चला गया। अप, डाउन मतलब नीचे आना, इसके अपोजिट हो गया। उसके बाद है, अब इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं हम।
जब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, रूल नंबर तो 1 हम मान सकते हैं इसको। जब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है यानी टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो प्रिपोजिशन इन्फिनेटिव के बाद में आती है। जैसे स्टे के बाद में एट आया है इसमें, दिस इज अ गुड होटल टू स्टे एट। तो यहाँ पे टू और स्टे वर्ब का पार्ट है, इन्फिनेटिव का पार्ट है, और एट प्रपोजिशन है वो इसके बाद में आएगी यानी लास्ट में, इन्फिनेटिव के बाद में। आई नीड अ पेंसिल टू राइट विद, मुझे लिखने के लिए पेंसिल की जरूरत है। नेक्स्ट इज कुछ सेंटेंसेज में जहां पर प्रपोजिशन अटैच किया जाता है वर्ब के साथ में, जैसे आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, दिस इज इंसिस्ट ऑन, या दिस आई इंसिस्टेड ऑन। नेक्स्ट रूल कैन बी लाइक दिस, इन सम केसेस द प्रपोजिशन कम्स इन द बिगिनिंग। अभी तो बताया था प्रपोजिशन लास्ट में आ सकती है, जैसे इंसिस्ट के साथ ऑन आ गया, राइट के साथ विद लास्ट में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर प्रीपोजिशन बिगिनिंग में आ सकती है, और यूजुअली इस तरह के सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में काउंट किए जाएंगे। जैसे बाय विच ट्रेन डिड यू कम, आप कौन सी ट्रेन से आए। फॉर whom was इंस्ट्रक्शन गिवन, इंस्ट्रक्शंस किसके लिए दी गई। तो ये आपका सब कुछ प्रीपोजिशन के बारे में था। थैंक यू। इसके बाद यदि